हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और कहानी में। मेरा नाम राहुल है और मेरी उम्र 22 साल है। मैं दिखने में बेहद स्मार्ट हूँ। ये कहानी उस समय की है जब मैं मुंबई आया था, तो मैं कुछ बनने के सपने साथ लाया था। लेकिन मुंबई में मुझे टीना मैम क्या मिली, जिंदगी की दशा और दिशा दोनों ही बदल गई। मैंने मुंबई के एक फेमस इंस्टीट्यूट में यूपीएससी सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए दाखिला लिया था। तो वहाँ पढ़ाने वाली मैडम जी यानी कि टीना मैम का जादू पहली ही नज़र में असर कर गया और प्यार में बदल गया। खूबसूरत भरा पूरा बदन और बेहद नशीली झील सी आंखें, घुंघराले लंबे बाल, ऐसे कि सामने वाला देखता ही रह जाए। मैंने टीना मैम से बातचीत शुरू करने की कोशिश की। क्लास में मैं अक्सर मुश्किल सवाल रखता, पर टीना मैम की सब्जेक्ट पर गजब की पकड़ थी। मैं उसे कभी भी अटका नहीं पाया। लेकिन मुझ में भी बहुत खूबी थी, इसलिए टीना मैम मुझे स्पेशल समझने लगी। उस दिन क्लास जल्दी ख़त्म हो गई थी। टीना मैम ने मुझको रुकने का इशारा किया। थोड़ी देर बाद हम दोनों एक कॉफ़ी हाउस में थे और वहाँ कहीं अनकहीं बहुत सी बातें हो गईं। अब तो नज़दीकियाँ बढ़ने लगीं, तो समय पंख लगाकर उड़ने लगा। एक दिन मौका देखकर मैंने टीना मैम को प्रपोज भी कर दिया, लेकिन टीना मैम ने वैसा जवाब नहीं दिया जैसी मुझको उम्मीद थी। एक बार टीना मैम की बहन की शादी थी। उसने मुझको इनविटेशन दिया, तो मैं भला ऐसा मौका क्यों छोड़ता। काफ़ी अच्छा आयोजन था, लेकिन मुझको इन सब में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। दुनियादारी की रस्में रात भर चलने वाली थीं, इसलिए मैं मेहमानों के रुकने वाले हॉल में आकर सो गया। लोगों की आवाज़ें अभी भी आ रही थीं, सब बाहर मंडप में थे। रात में अचानक किसी की छुअन की गर्माहट से मेरी नींद खुली। हालांकि लाइट बंद थी, लेकिन अपनी चादर में लड़की को मैं अंधेरे में भी पहचान गया था। टीना मैम इस तरह मेरे साथ, ऐसा सोचना भी मुश्किल था। लेकिन अपने प्यार को इतना करीब पाकर कौन मर्द अपने आप पर कंट्रोल रख सकता है। चंद लम्हों में हम दोनों एक दूसरे में समा जाने को बेताब होने लगे। टीना मैम ने मुझको मदहोश कर दिया था। अपने करीब टीना मैम को पाकर मुझे जैसे स्वर्ग मिल गया। हम दोनों एक दूसरे में समा गए। जब तूफान थमा, तो टीना मैम वापस शादी की रस्मों में शामिल हो गईं और मैं उनकी खुशबू में डूबा रहा। कुछ दिन बाद ऐसे ही एक और घटना घटी। हुआ यूं कि तेज बारिश थी। रास्ते से गुजरते समय मैंने टीना मैम को रोड पर खड़ा हुआ देखा, तो मैंने फौरन उनके नज़दीक पहुंचकर अपनी मोटरसाइकिल रोकी। हम दोनों उस पर सवार होकर घूमने निकल गए। टीना मैम को रोमांचक की ज़िंदगी पसंद थी, इसलिए इस मौके का लुत्फ़ उठाना चाहती थी। बारिश का मज़ा रोमांस में बदल रहा था। प्यार में शराबोर हम घंटों सड़कों पर घूमते रहे। मेरी और टीना मैम की कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती रही थी। तभी अचानक इस कहानी में एक मोड़ आया। टीना मैम ने मुझको होटल में बुलाया। डिनर की पार्टी अब तक की सब पार्टियों से अलग थी। टीना मैम की खूबसूरती आज जानलेवा महसूस हो रही थी। उन्होंने कहा, राहुल, तुम्हारे लिए स्पेशल ट्रीट है। मैंने मुस्कुराकर टीना मैम से कहा, आखिर किस खुशी में जो स्पेशल ट्रीट दे रही हो। टीना मैम ने कहा, मुझे नई नौकरी मिल गई है फरीदाबाद में, आईपीएस अधिकारी की। मेरा तो दिल टूट गया था ये सुनकर कि टीना मैम को सरकारी नौकरी मिल गई है। इसका मतलब उनकी जुदाई भी थी। मैंने दुखी लहजे में टीना मैम को जुदाई का दर्द सुनाया। टीना मैम ने मुस्कुराते हुए कहा, वादा करो तुम पहले कंपटीशन पास करोगे, नौकरी मिलने के बाद ही मुझसे मिलने आओगे, उससे पहले नहीं। और ना ही मुझे फ़ोन करोगे और ना ही मुझसे चैटिंग करोगे। मैं तुम्हारी टीचर रही हूँ, इसलिए मुझे ये गिफ्ट दोगे। फिर हम दोनों शादी करेंगे और एक नई ज़िंदगी, एक नई प्रेम कहानी शुरू करेंगे। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। 1 साल का समय बस तुम्हारी यादों के सहारे गुजार लूँगी। अचानक से सब कुछ ख़त्म हो गया था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। मैंने अपना वादा तोड़कर टीना मैम को कई बार फ़ोन भी किए, लेकिन उसने मीठी मीठी बातों से मुझे पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा। मुझको भी ये बात चुभ गई।
अब पूरा समय मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। प्यार में बड़ी ताकत होती है, इसलिए मोहब्बत की कोशिश इंसान से कोई भी काम करा लेती है। मुझको सरकारी विभाग में अच्छी नौकरी मिल गई। अब टीना मैम को पाने में कोई रुकावट नहीं थी। मैंने अपना वादा पूरा कर लिया था। मैं टीना मैम से मिलने के लिए फरीदाबाद के लिए निकल गया। 1 साल बाद टीना मैम से मिलने का वक्त नज़दीक आ रहा था। मोहब्बत में अगर कामयाबी मिल जाए तो इंसान को दुनिया जीत लेने का एहसास होने लगता है। मैं ट्रेन में बैठा और चल दिया। ट्रेन सरपट भाग रही थी, लेकिन मुझको उसकी रफ्तार बैलगाड़ी से भी ज़्यादा धीमी लग रही थी। रात का 1 बज रहा था। मैंने एक पत्रिका निकालकर अपना ध्यान उसमें बाँटना चाहा, लेकिन बेजान काले हुरूफ और कागज़ टीना मैम की कल्पना की क्या बराबरी करते। टीना मैम तो ऐसा ख्वाब थी जिसे पूरा करने में मैंने खुद को रोक लिया था। उसकी हर शर्त, हर हिदायत को आज मैंने पूरा कर दिया था। अब फैसला टीना मैम का था। मैंने मोबाइल फ़ोन निकाला और टीना मैम का नंबर डायल किया। फिर अचानक फ़ोन काट दिया। मुझे याद आया कि टीना मैम ने यही तो कहा था कि जब सच में कुछ बन जाओ तब मोहब्बत को पाने की बात करना, उससे पहले नहीं। मैं तब तक तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। फिर मैंने मोबाइल फ़ोन वापस अपनी जेब के हवाले कर दिया। मैं अपनी बर्थ पर लेट गया। सुख के लम्हों को मैं टीना मैम की यादों में जीना चाहता था। अचानक ट्रेन रुकी तो मेरी नींद खुली और अब भी सुबह के 3 बजे थे। फरीदाबाद अभी भी दूर था। मैं दोबारा आंखें मूंदे हसीन सपनों में खो गया। ट्रेन जब फरीदाबाद पहुंची तब सुबह के 9 बज चुके थे। मैंने टीना मैम को फ़ोन मिलाया, लेकिन फ़ोन किसी अनजान ने उठाया था। वो नंबर टीना मैम का नहीं था। उसका नंबर अब बदल चुका था। दूसरे दिन मैं मालूम करता हुआ टीना मैम के कॉलेज पहुंचा। लाल गुलाब और टीना मैम के लिए गिफ्ट से भरे बैग मेरे हाथों में लगे थे। वैसे भी मुझको टीना मैम को उपहार देने में बड़ा सुकून मिलता था। अपनी पॉकेट मनी बचा बचा कर मैं उनके लिए छोटे छोटे गिफ्ट बुनता था, जिन्हें पाकर टीना मैम बहुत खुश होती थी। खुशी से लबरेज मैं उनके कॉलेज गया। टीना मैम के रूम में पहुंचा तो मुझको देखकर वो उछल पड़ी। मिठाई का डब्बा आगे करके मैंने उन्हें खुशखबरी सुनाई थी। टीना मैम ने एक टुकड़ा मुंह में रखा और मुझको शुभकामनाएं दी। मुझ में भी सब्र कहाँ था। मैंने आगे बढ़कर उनका हाथ थाम लिया। प्लीज़ राहुल, ये सब नहीं, प्लीज़ रुक जाओ। अचानक टीना मैम ने सख्त लहजे में मुझको टोकते हुए रोका। निराश होकर मैंने पूछा, लेकिन यार अब तो मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, अब हम दोनों शादी करेंगे। मुस्कुराते हुए टीना मैम बोली, सॉरी राहुल, प्लीज़, मेरी सगाई हो चुकी है, अब ये सब बातें तुम भूल जाओ। क्या मतलब भूल जाऊं? मैं उन्हें घूरते हुए बोला। वो कहने लगी, मुझे तुम्हें भूलना होगा। वो सब तो मजाक की बातें थीं। 1 साल पहले कही गई बातें क्या अब इतने दिन बाद? तुम्हें तो मुझसे भी अच्छी लड़कियां मिलेंगी, मुस्कुराते हुए टीना मैम ने कहा। मैं उल्टे पैर लौट पड़ा। लाल गुलाब मेरे कदमों के नीचे कुचल रहे थे। मजाक की बातें शायद 1 साल में ख़त्म हो जाती हैं, मायने खो देती हैं। मैं समझाने की लाख कोशिश करने लगा, लेकिन वो नहीं मानी। फिर मैं वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि सच्चा प्यार किसी न किसी बहाने से आपको रोक लेता है। फिर टीना मैम ने मुझे पीछे से इशारा किया और बोली, रुको, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैंने टीना मैम को कहा, तुम्हारे पास आज रात तक का वक्त है, तुम मुझे बता देना। उसके बाद मैं वहीं पर एक कमरा लेकर रहने लगा। फिर अगले सुबह टीना मैम मेरे उस कमरे पर आईं और उसने अंदर आते ही मुझे अपने गले लगा लिया। उसके बाद टीना मैम ने मुझे बताया कि मेरी मंगनी तो हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मेरे माँ बाप तुमसे शादी के लिए नहीं मानेंगे, क्योंकि तुम उम्र में मुझसे छोटे हो। इसलिए हम दोनों के पास एक ही रास्ता है, मैं तुम्हारे साथ भागकर शादी कर लूँगी। उसके बाद मैं भी प्यार में मजबूर था। मुझे भी भागकर शादी करनी पड़ी और मैं और टीना मैम ने भागकर शादी कर ली और अब हम दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें। मैंने जब से उस लड़की को देखा था, मेरे जज्बात बेकाबू होने लगे थे। उसे देखते ही मन में बड़े ही अजीब-अजीब से ख़्याल आने लगते। उसकी खूबसूरती मेरे दिल में पूरी तरह उतर चुकी थी। अब तो बस मन में एक ही इच्छा थी कि कब मुझे मौका मिले और कब मैं उसके साथ रात रंगीन करूं। और वो मौका मुझे बहुत जल्द मिल गया। मेरी पत्नी एक हफ्ते के लिए अपने अंकल के यहाँ चली गई। बस फिर क्या था, मैंने टीना को बताया कि मेरी पत्नी अपने अंकल के घर गई हुई है। अब हम दोनों के पास बहुत अच्छा मौका है। ये सुनकर वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि वो भी मेरे साथ वक्त गुजारने के लिए बेतहाशा तड़प रही थी। बस फिर क्या था, उस रात हम दोनों ने मिलकर। मेरा नाम राजेश है और मेरी उम्र 30 साल है। मैं एक हॉस्पिटल में कंपाउंडर का काम करता हूँ और मैं शादीशुदा हूँ और मेरा एक बेटा और एक बेटी भी है। हमारे हॉस्पिटल में एक लड़की काम करने आई थी। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसका नाम टीना था। उसकी उम्र यही कोई 18 साल थी। एक तो कम उम्र, ऊपर से चढ़ती जवानी देखकर मैं तो बावला सा हो गया था। मैं तो ये भी भूल चुका था कि मैं एक शादीशुदा मर्द हूँ। जब वो पहली बार हॉस्पिटल में आई, तो हॉस्पिटल में काम करने वाले मेरे सारे दोस्त और नर्स उसको देखते ही रह गए थे। फिर जब टीना की प्यार भरी नज़र मुझ पर पड़ी, तो तब से मानो मैं तो मछली की तरह तड़प उठा था। हमारे हॉस्पिटल के सारे मर्दों में मैं ही एक शादीशुदा था। ऐसे में टीना पर मेरा जादू चलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। पर अब जब ये चमत्कार हो गया था, तब से मैं सभी को आहें भरते देखकर खुद पर कुछ ज़्यादा ही नाज़ कर बैठा था। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उस एक नज़र पर टीना मुझ पर फिदा हो जाएगी। पता नहीं उस हसीना को मुझ में ऐसा क्या नज़र आया था, जो मुझे अपना दिल दे बैठी थी। लंच करते वक्त मैं आहें भरता हुआ सबसे कह रहा था, भाई लोग, अब ये बेचारा दिल ही तो है। अब ये किसी पर आ जाए तो इसमें उस मासूम हसीना का क्या कसूर। मेरे इस मजाक पर सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। कैंटीन में घुसते वक्त जब मैंने अपने साथियों की बातें सुनी, तो मैं मन ही मन इतरा उठा था और अपना लंच बॉक्स उठाकर दोबारा अपनी सीट पर आकर बैठ गया। अपने हॉस्पिटल के सारे आशिकों के जलते हुए दिलों से निकलती हुई आहें मेरे मन को ऐसा सुकून दे रही थीं कि मैं खुशी से चलते फिरते हुए कुछ खा ही नहीं पाया था। तब मैंने चपरासी से चाय मंगवाई और अपनी चाय पीकर फिर से अपने काम में जुट गया। वैसे तो इस वक्त मैं एक पेशेंट को जांच कर रहा था, पर मेरा ध्यान तो टीना के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। उसकी खूबसूरती, उसका गोरा बदन, तीखे नैन नक्श, सुलझे हुए बाल और उस पर मदमस्त चाल। सच में टीना एक ऐसा कंप्लीट पैकेज थी, जिसके लिए जितनी भी कीमत चुकाई जाए कम है। अब तो टीना के सामने मुझे अपनी पत्नी पूजा की शख्सियत बौनी सी लगने लगी थी। वैसे पूजा में एक पत्नी के सारे गुण थे और मैं उसे प्यार भी करता था, पर टीना से मिलने के बाद मुझे लगने लगा था कुछ तो ऐसा है टीना में जो मेरी पत्नी पूजा में नहीं है। शायद मुझे टीना से इश्क वाला लव हो गया था, जो शायद उस वक्त कुछ ज़्यादा ही हो गया था, जो मैं अपनी पत्नी पूजा से करता था, उससे भी ज़्यादा। इसलिए तो टीना मेरे मन में बसती जा रही थी। इधर मेरा प्यार परवान चढ़ रहा था, तो उधर टीना का जादू मेरे सर पर चढ़कर बोलने लगा था। एक महंगे होटल में डिनर और महंगे महंगे उपहार पाकर टीना मुझ पर फिदा हो गई थी। जब भी मैं उसकी बड़ी बड़ी झील सी आंखों में अपने प्रति प्यार उमड़ता हुआ देखता, तब तब मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता था। अब तो सिर्फ इसी बात की इच्छा होती थी कि न जाने ऐसा वक्त कब आएगा जब टीना के प्यार भरी नज़रें मुझ पर पड़ेंगी और उस प्यार भरी बारिश में मेरा मन भीग जाएगा। बस इसी कल्पना की चाह में मैं फिर से जी उठा था। ऐसा लगता था मानो मैं उस मंजिल को पा गया हूँ, जहाँ धरती और आसमान एक हो जाते हैं। पर पूजा मेरे अंदर आए इस बदलाव से कैसे अछूती रह पाती। अब उसकी सवालिया नज़रें मुझ पर उठने लगी थीं, पर मैं चुपचाप था, क्योंकि मुझे एक सही मौके की तलाश थी। रात को सोते वक्त जब कभी पूजा मेरे नज़दीक आने की कोशिश करती, तब मैं जानबूझकर उसको अनदेखा कर देता। मैं तो मुंह फेर कर सो जाता था
और वो आंसू बहाती रहती थी। मुझे उसका रोना अखरता था, पर मैं क्या करता, मैं तो अपने दिल के हाथों मजबूर था। बीतते समय के साथ साथ मेरी टीना को पाने की चाहत बढ़ने लगी थी, क्योंकि टीना की बड़ी बड़ी आंखों में मेरे प्रति प्यार का सागर तेजी से हिलोरे लेने लगा था। अब मुझे लगने लगा था कि शायद सही वक्त आ गया है, जब मुझे पूजा से तलाक लेकर टीना को अपना बना लेना चाहिए। तभी मेरी इस बोरिंग भरी जिंदगी में खुशियों के फूल खिल पाएंगे। अभी मैं सही मौके की तलाश में था कि अचानक मेरी किस्मत मुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गई। पूजा के अंकल की अचानक बीमार होने की खबर आई। वो 1 हफ्ते के लिए अपने अंकल के यहाँ चली गई। मुझे तो मानो गड़ा हुआ चिराग मिल गया। पूजा मुझे बोली, सुनो जी, मैं गाँव जा रही हूँ। पूजा अपना सामान पैक करते हुए मुझसे फ़ोन पर कह रही थी। तो मैंने कहा, तुम जल्दी से निकलो, मेरी चिंता मत करो, वरना तुम्हारी शाम वाली बस छूट जाएगी। फिर उसने कहा कि मैं काकी को बोल दूंगी, वो सुबह शाम आपका मनपसंद का खाना बनाकर दे दिया करेंगी। पूजा तो अभी भी मेरे लिए परेशान थी। मैंने भी अपनी चालाकी दिखाते हुए कहा, पूजा, मैं तो चाह रहा था कि मैं दफ्तर से जल्दी निकलकर तुम्हें बस स्टैंड तक छोड़ दूं, पर क्या करूं, इतना ज़्यादा काम जो है। इतना कहकर पूजा ने फ़ोन रख दिया कि नहीं जी, आप अपना काम करो, मैं खुद चली जाऊंगी। पूजा का इस तरह अचानक चले जाना मुझे एक अनजानी सी खुशी दे गया था। मैं तो बावला सा हो गया और सोचता कि यहाँ हॉस्पिटल में ही टीना को सब कुछ बताकर अपने घर ले जाऊंगा। पर फिर कुछ सोचने के बाद मुझे यही लगा कि मैं अपने घर पहुंचकर फ्रेश होने के बाद ही टीना से मिलने जाऊंगा। बस फिर क्या था, मैं तुरंत घर पहुंचा और अच्छी तरह तैयार होकर टीना के पास पहुंच गया। दरवाजे की घंटी बजाने पर दरवाज़ा टीना ने नहीं, बल्कि किसी मोटी सी औरत ने खोला था। उस औरत ने बेरुखी से देखा और बोली, मिस टीना ऊपर रहती हैं। फिर मैं ऊपर चला गया। जब मैं टीना के कमरे में पहुंचा, तब मैंने देखा कि वो किसी गाने पर डांस कर रही थी। कमरे में चारों तरफ कपड़े बिखरे हुए थे और झूठे बर्तन यहाँ वहाँ लुढ़के पड़े थे। वो मुझे अचानक सामने देखकर हड़बड़ा गई थी। जल्दी से यहाँ वहाँ पड़ा हुआ सामान समेटने लगी। फिर उसने सामने पड़ी हुई कुर्सी पर धूल साफ की और मुझे बैठने का इशारा किया। फिर वो मेरे लिए पानी लेने के लिए चली गई। टीना के जाने के बाद जब मैंने कमरे के चारों तरफ नजर घुमाई, तो इर्द गिर्द जमी मोटी सी परत धूल को पाया। इतना गंदा कमरा देखकर मेरा तो जी मिचलाने लगा था। अब धीरे धीरे मुझे अपनी पूजा की कदर समझ आने लगी थी। वो तो सारा घर शीशे की तरह चमका कर रखती थी, तब भी मैं उसे टोकता ही रहता हूँ। पर यहाँ तो गंदगी का ऐसा आलम था कि पूछो ही मत। थोड़ी देर में टीना मुझे चाय थमाते हुए बोली, ये लो स्पेशल चाय। डिनर के वक्त चाय देखकर मेरे सर पर चढ़ा इश्क का भूत बिखरने लगा। टीना अपना पसीना पोंछते हुए बोली, वो क्या है ना, मुझे तो बस यही बनाना आता है, क्योंकि सारा खाना तो काम वाली ही बनाती है। तो मैं समझ गया कि अब तक मैं जो कुछ भी टीना के लिए महसूस कर रहा था, वो तो सिर्फ एक छलावा था। मेरा उखड़ा हुआ मूड देखकर तुरंत टीना ने अपना अगला पासा फेंका। वो तुरंत मेरे पास आई और मेरे साथ लिपट गई। मुझसे कहने लगी, मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुम्हें देखते ही मेरे जज्बात बेकाबू हो जाते हैं। आज मेरा बहुत मन कर रहा है। वो मुझे मदहोश करने लगी थी। सच बताऊं तो मैं भी घर से इसी इरादे से आया था, लेकिन वहां के हालात देखकर और उसकी चाल देखकर मेरे सर से इश्क का भूत उतर गया था। लेकिन टीना के साथ वो सब करने की इच्छा ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं फिर भी उसके साथ संबंध बनाना चाहता था। उसके बाद तो आप समझ ही सकते हैं। मैंने उसके साथ 2 घंटे तक वक्त बिताया और जब हम दोनों आराम करने लगे, फिर टीना मुझसे बोली, तुम अपनी पत्नी को तलाक दे दो और मेरे नाम अपना फ्लैट कर दो। फिर देखो कि मैं तुम्हें कैसे स्वर्ग की सैर कराती हूँ। उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरा तो सर ही घूम गया। फिर मैंने कहा कि प्यार बिना शर्त के होता है टीना बेबी। मैं उस समय सिर्फ इतना ही कह पाया था। टीना ने हंसते हुए बोला कि आजकल कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता मिस्टर। हर चीज की कीमत होती है और हर किसी को कीमत चुकानी पड़ती है। टीना के प्यार का ये घिनौना रूप देखकर मैं तो टूट सा गया था और उसे धक्का देकर बाहर आ गया। टीना मुझे और कुछ कह पाती, तब तक मैं अपनी कार में बैठ चुका था।
और मेरे इश्क वाले लब का भूत उतर चुका था। मैं जल्दी से अपने घर की ओर चल पड़ा। उस दिन मैंने सबक सीख लिया था कि आपकी भोली भाली पत्नी से ज्यादा प्यार आपको दुनिया में कोई पराई औरत नहीं कर सकती, और वैसे सुख आपको कोई भी नहीं दे सकती जो आपकी धर्म पत्नी दे सकती है। फिर अगले दिन मैं अपने हॉस्पिटल गया और हेड डॉक्टर से कहा, सर मेरा ट्रांसफ़र गांव में करवा दीजिए, आपकी बहुत ही मेहरबानी होगी। मैं सर का हर काम बहुत अच्छे से करता था। तो उन्होंने कहा, वहाँ गांव में ट्रांसफ़र करवा कर क्या करोगे? अगर बोलो तो मैं दिल्ली या मुंबई में करवा देता हूँ। तभी मैंने अपने सर से ज़रा सी बात ऐसी कही, सर मेरी पत्नी गांव में गई हुई है, उसके अंकल की तबीयत बिगड़ी हुई है, और सर मेरा मन बिल्कुल भी यहाँ नहीं लग रहा उसके बिना। फौरन ही सर ने मेरे जज्बात को समझ लिया और मेरा ट्रांसफ़र गांव में करवा दिया। मैं भी अब टीना के चंगुल से दूर जाना चाहता था, क्योंकि वो प्यार नहीं सिर्फ अपना काम निकलवाना चाहती थी। अगले दिन मैं गांव आ गया और अपना नंबर बदल लिया और फिर अपनी पत्नी के पास आ गया। वो देखते ही मुझसे लिपटकर रोने लगी। मैंने उसे समझाया कि मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। पूजा अब चुप भी हो जाओ। अब फिर दोस्तों रात हुई तो अपने बेटे और बेटी को सुला दिया। फिर मैं अपनी पत्नी से अपने रूठेपन के लिए माफ़ी मांगने लगा। तो उसने बोला, आप अपने ऑफिस की वजह से परेशान थे, इसलिए आपने मुझ पर ध्यान नहीं दिया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। फिर मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा ये सुनकर कि मेरी पत्नी कितना प्यार करती है मुझसे, और मैं इसको ही धोखा देने वाला था। खैर दोस्तों, मैं अपनी पत्नी से ये वादा किया कि अब से चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद मैंने प्यार से अपनी पत्नी को गले लगा लिया। सच कहूँ तो मुझे अपनी पत्नी की बाहों में आज बहुत सुकून मिल रहा था। मैं उस चालाक लोमड़ी के चक्कर में अपनी वफादार पत्नी को खोने वाला था। ये सोच सोच कर तो मेरा दिमाग खराब होने लगा था। दोस्तों, जो प्यार हमारी अपनी पत्नी हमें दे सकती है, वो बाहर की कोई लड़की नहीं दे सकती। वो तो बस हमारे पैसों पर ही नज़र रखेगी। इसलिए अपने जीवन साथी के साथ हमेशा वफादार रहें। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद करें। मैं 18 साल की थी, लेकिन मुझे बड़ी उम्र के मर्द बहुत ज़्यादा पसंद थे। शादी हुई तो पति के बजाय ससुर पर आशिक हो गई। ससुर की खिदमत करने के बहाने उनको बार बार हाथ लगाती। मेरे ससुर काफ़ी रोमांटिक किस्म के इंसान थे। मैं उनके साथ वक्त गुजारने के लिए मचलती रहती। एक रात मेरा शौहर घर से बाहर था, तो मैं ससुर के कमरे में रेड कलर की नाइटी पहनकर चली गई। उन्होंने कहा, बहू मेरे पैर दबा दो, लेकिन मैंने लाइट ऑफ कर दी और पाँव दबाने के बहाने ससुर के साथ शादी की रात में दुल्हन बनी बैठी थी। मेरा दिल अपने शौहर की रोमांटिक बातें सुनने के लिए बड़ा बेताब था, जैसा कि हर लड़की का होता है। मैंने तो अपनी शादी के हवाले से बड़ा कुछ सोच रखा था कि शामिर कमरे में आएगा, मेरे पास बैठेगा, मुझसे मोहब्बत का इजहार करेगा। मैं अपनी आज की रात को यादगार बनाना चाहती थी। मैंने इस रात के इतने ख्वाब सजाए थे कि मैं बयान नहीं कर सकती। जब शामिर कमरे में आया तो मैं मन ही मन मुस्कुराई थी। दिल में गुदगुदाने वाले ख्यालात आने लगे थे। एक अजीब सी हलचल मचने लगी थी। शामिर मेरे पास आकर बैठ गया, एक नज़र मुझ पर डाली। मेरे चेहरे की मुस्कुराहट तो जैसे गायब ही नहीं हो रही थी। कहने लगा, तौबा तौबा, कितना बड़ा जुल्म है लड़कियों पर। उसकी ये बात मेरे लिए कुछ गैर मुनासिब थी। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो मेरी भारी भरकम उरूसी लिबास को देख रहा था। कहने लगा, सोनिया जाओ यार, कपड़े बदल कर आओ, मुझे तो तुम्हें देखकर कुछ हो रहा है। पता नहीं तुम लड़कियां इतना भारी लिबास पहनकर इतने घंटे स्टेज पर बैठकर अपने सब्र का इम्तिहान क्यों देती हो? ऊपर से ये इतनी भारी ज्वेलरी, तुम्हें देखकर मुझे न जाने कुछ हो रहा है। उसके चेहरे पर बेजारी थी। कहने लगा, सोनिया प्लीज़, पहले तुम ये सब उतारो और एक आम से लिबास में मेरे पास आकर बैठो। ये सुनकर तो मेरा दिल बुझ सा गया था। मैं 4 घंटे पार्लर में लगाकर सिर्फ इसलिए तो तैयार हुई थी कि वो मुझे देखे और अपने होश खो बैठे, मेरी रोमांटिक अंदाज में तारीफ करे, मोहब्बत के जुमले बोल कर मुझे शराबोर करे। लेकिन उसकी बेजारी देखकर मैंने न जाने कैसे अपने आंसू जब्त किए थे। मैंने कहा, इतनी भी क्या जल्दी है शामिर, इस कमरे में एसी चल रहा है,
मुझे तो गर्मी नहीं लग रही। मेरी बात सुनकर शामिर की आंखें हैरत से फैल गईं। कहने लगा, लेकिन मुझे तो उलझन हो रही है ना। सोनिया, जाओ शाबाश उतारो ये सब कुछ और एक सादा सा लिबास पहन कर आओ। मैंने तो न जाने क्या क्या सोच रखा था कि वो अपने हाथों से मेरी चूड़ियों को उतारेगा, मेरे माथे की बिंदिया को अपने प्यार भरी बातों के दौरान अपने हाथों से उतारे, मेरी तारीफ करते करते वो मेरे सारे जेवरात उतारे। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हाय रे मेरे मचलते अरमान। मेरी तो दोस्तों ने भी वेडिंग नाइट के बारे में बड़ा कुछ मुझे बता रखा था। शौहर शादी की रात प्यार का इजहार करते हैं, ऐसा कहते हैं वैसा कहते हैं। लेकिन शामिर तो बिल्कुल वैसा न था। बहरहाल मेरा दिल बुझ कर रह गया था। मैं अपने बेड से उठकर खड़ी हो गई। अलमारी में से एक सादा सा लिबास निकालकर मैं बदलने के लिए चली गई। जब मैं अपना मेकअप को धो रही थी तो मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने तो पार्लर वाली की जान खा ली थी कि देखो बड़ा अच्छा मेकअप करना, कि मेरा शौहर मुझे देखते ही मेरा दीवाना हो जाए। पार्लर वाली मेरी बात सुनकर हंस रही थी। जब तक वो मुझे तैयार करती रही मेरी तो जुबान चलती रही कि मैरून कलर की लिपस्टिक लगाना वो ज़्यादा सूट करती है। देखो जूड़ा मत बनाना, चुटिया ही रहने दो, और बालों पर कलियों के गजरे ज़रूर लगाना। अपनी एक एक चीज़ सर से उतारते हुए मुझे सारी बातें याद आ रही थीं। टप टप आंसू मेरी आंखों से बह रहे थे। जब मैं बिल्कुल सादगी में आकर शामिर के सामने बैठी तो कहने लगा, शुक्र है अब कुछ इंसान लग रही हो। उसकी बात पर तो मैं तप कर रह गई थी। बहरहाल मेरी वो रात बहुत ही फीकी गुजरी थी, क्योंकि शामिर ने आम मर्दों की तरह मेरी तारीफ ही नहीं की थी, ना ही रोमांटिक भरे अंदाज में मोहब्बत भरा इजहार किया था जैसा कि मैंने सोचा था। शादी की सुबह जब मैं तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो मेरे ससुर लाउंज में वहीं पर बैठे थे। मेरी सास उनके बराबर में बैठी थी। मेरे ससुर ने मेरी सास की कलाई पकड़ी हुई थी और उनके कान में न जाने क्या बात कर रहे थे। एकदम से ही मेरी सास हंसने लगी। ससुर कहने लगे, तुम्हारा हुस्न तो आज भी मुझ पर जादू जगाता है। रात को तुम इतनी प्यारी लग रही थी कि लग रहा था कि शामिर की नहीं बल्कि मेरी शादी हुई है। सच पूछो दिल की बेकरारी और भी ज्यादा बढ़ गई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने दिल को संभाला था कि नहीं, बेटा जवान हो गया है। ये कहना था कि मेरी सास ने अपनी कलाई ससुर के हाथ से छुड़वाई। कहने लगी, बड़े बेशर्म हैं आप। शायद उनकी नज़र मुझ पर पड़ गई थी। मैंने फौरन से नज़रें झुका लीं। मेरे ससुर ने जब मुझे देखा तो हंसने लगे। कहने लगे, आओ बेटा, अब तो तुम हमारे ही घर का एक हिस्सा बन गई हो, इसलिए खुद को आदी बना लो। हम दोनों बुड्ढा बुड्ढी तो बस ऐसे ही प्यार मोहब्बत भरी बातें कर रहे थे। मैं अपने सास ससुर के पास आई, उनको सलाम करने लगी। मेरी सास ने मुझे अपने पास बिठा लिया। कहने लगी, इतनी जल्दी क्यों उठ गई? अभी तो बस 9 ही बजे हैं। अरे भाई, हमारे घर में कोई ऐसा रिवाज नहीं है कि बहू सुबह सुबह अपनी नींद खराब करके उठे और सबके लिए नाश्ता तैयार करे। शामिर मेरा इकलौता बेटा है, घर में कोई पाबंदी नहीं है। मैंने कहा, नहीं अम्मा, बस मैं खुद ही उठकर आ गई थी। मैंने सोचा मुझे आप लोगों के साथ बैठकर वक्त गुजारना चाहिए। मेरी बात सुनकर मेरे ससुर कहने लगे, हाँ ये तो अच्छा है। मेरी सास कहने लगी, मुलाजिम नाश्ता बना रही है, मैं जाकर देख कर आती हूँ कि नाश्ता अभी तक बना है या नहीं। फिर मुझसे पूछने लगी, शामिर कहाँ हैं? मैंने कहा, वो तैयार होकर आ रहे हैं। मेरी सास उठकर किचन में चली गई। मेरे ससुर कहने लगे, वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी सुबह को उठकर तुम कमरे से बाहर आ जाओगी और शामिर तुम्हें आने देगा। अरे भाई, जब मेरी शादी हुई थी तब तो ये रिवाज था कि 7 बजे सबके साथ नाश्ता करना होता था। लेकिन ऐसे माहौल में भी मैंने तो अपनी ही बात मनवाई थी। 10 बजे से पहले मैंने कमरा नहीं खोला था। सब मेरा कमरा खटखटाकर थक चुके थे। ये कहकर वो हंसने लगे। शायद उनका मिजाज ही कुछ ऐसा था। लेकिन मैं उनकी बात सुनकर कुछ अजीब सा महसूस करने लगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेरे ससुर बहुत ही रोमांटिक किस्म के हैं। दूसरी बात ये कि वो मेरी सास के दीवाने थे। वो अभी भी मेरी सास से ऐसे ही मोहब्बत से बात करते थे जैसे नई नई शादी हुई है। लेकिन इसके बरक्स शामिर ऐसा नहीं था। मैं उनके लिए सजती सवरती तैयार होती, वो मुझ पर बस एक सरसरी सी नज़र डालकर हटा लेता। खुद ही ढीठ बनकर पूछती रहती कि शामिर, मैं आज कैसी लग रही हूँ? ये कलर मुझ पर कैसा लग रहा है? वो बस मुझ पर एक नज़र डालता और कहता,
ठीक है, तुम्हें अच्छा लग रहा है तो अच्छा ही होगा। मैं ये समझ नहीं पाती थी कि आखिर वो ऐसा क्यों करता है। मैं उससे एक मोहब्बत वाला इजहार सुनना चाहती थी। मैं चाहती थी कि वो मेरा हाथ पकड़े, मुझे अपने करीब करने की कोशिश करे। मैं हिचकिचाऊं, पीछे हटूं, लेकिन वो ज़बरदस्ती मुझे अपने करीब करे, मेरे गले में बाहें डाले, मेरी तारीफ करे और मैं शर्माते हुए नखरे दिखाऊं। ऐसी छोटी छोटी बातों से ज़िंदगी में खूबसूरत से रंग बिखर जाते हैं, जैसा कि मेरे ससुर करते थे। वो तो मेरी सास का बहुत ख्याल रखते थे, यहाँ तक कि मेरी सास को खाने पीने में भी ऐसी चीज़ें खाने से टोक देते थे जो उनके लिए नुकसानदायक होती। एक बार शाम के वक्त बारिश होने लगी। मेरे ससुर अपने कमरे में थे। मेरी सास ने जब खूबसूरत मौसम देखा तो मुझसे कहने लगी, सोनिया बेटा देखो बारिश कितनी खूबसूरत लग रही है। मैंने कहा जी अम्मा। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर ले आईं और कहने लगीं, मुझे ये मौसम बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी सास के चेहरे पर खुशी के सारे रंग नज़र आ रहे थे। बारिश तो मुझे भी बहुत पसंद थी। हम दोनों ही सहन में बारिश का लुत्फ उठाने लगे। मगर अचानक ऊपर एक खिड़की से ससुर ने देख लिया। वहीं से सास को पुकारने लगे, कहने लगे, सुमैया तुम तेज़ बारिश में क्या कर रही हो। ये कहकर खिड़की ज़ोर से बंद की। मेरी सास कहने लगी, लो आ गई अब मेरी शामत। मैंने कहा क्यों अम्मा। कहने लगी, बस तुम्हारे अब्बा को मेरी बड़ी फिक्र रहती है। कहते हैं बारिश में नहाओगी तो बीमार पड़ जाओगी। मेरी सास अभी ये बात कह रही थी कि मेरे ससुर आ गए। मेरी सास को कहने लगे, सुमैया तुम्हें कब समझ आएगा। जानती हो ना बारिश का पानी तुम्हारे सर पर जाते ही तुम्हें छींकें शुरू हो जाती हैं, फौरन से बुखार चढ़ जाता है। मेरे ससुर के हाथ में तौलिया था। उन्होंने फौरन सास के सर पर रखा और उनका हाथ पकड़कर अंदर की जानिब लेकर चले गए। मैं भी उनके पीछे ही अंदर आ गई। उन्होंने जल्दी से मेरी सास को सोफे पर बिठाया, उनके सर पर तौलिया रगड़ने लगे ताकि उनके गीले बाल खुश्क हो जाएं। मेरी सास छींके मारने लगी। ससुर कहने लगे, देखा ना, मुझे इसी बात का डर था। तुम्हें अपनी जरा भी परवाह नहीं है। अजीब हो तुम। ये देखकर मेरा दिल एक बारगी से धड़का था कि काश कभी शामिर भी मेरे साथ ऐसी मोहब्बत का इजहार करे। उसके अब्बा तो वारी सदके जाते हैं अपनी बीवी पर, कितना ख्याल रखते हैं वो मेरी सास का। कहने लगे, सुमैया अगर तुम्हें कुछ हो गया तो खुदा की कसम मैं भी मर जाऊंगा। मेरी सास कहने लगी, आप क्यों इतनी सी बात को बड़ा बना रहे हैं। कोई बात नहीं, बस मेरा दिल चाह रहा था बारिश में नहाने का, इसलिए चली गई थी। नहीं होती मैं बीमार। सास की बात सुनकर ससुर कहने लगे, तुम्हें क्या पता, मैं भुगत चुका हूं ना तुम्हारी बारिश में नहाने वाली आदत को। खबरदार, जो दोबारा तुमने फिर से बारिश में नहाई तो गलती मेरी है जो मैंने तुम्हें अपने पास से उठकर नीचे जाने दिया। फिर मेरे ससुर मेरी सास का बाजू पकड़कर उन्हें कमरे में ले जाते हुए कहने लगे, जल्दी आओ तुम्हारे कपड़े तब्दील करवाता हूँ। मुझे तो ये डर है कि कहीं तुम्हें बुखार ना आ जाए। मैं तो अपने ससुर को देखकर हैरत में पड़ गई थी कि काश ऐसी मोहब्बत शामिर भी मेरे लिए दिखाता। शायद सास ससुर की मोहब्बत की वजह एज में डिफरेंस था। मेरी सास मेरे ससुर से 10 साल छोटी थी। थोड़ी देर बाद शामिर भी भीगता हुआ अंदर दाखिल हुआ। मुझे देखकर कहने लगा, बड़ा ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। ऐसे मौसम में अगर पकौड़े और कबाब के साथ चाय मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। देखो मैं अभी फ्रेश होकर आ रहा हूँ, फटाफट से पकौड़े और चाय बना कर दो। ये कहकर फौरन से वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर चला गया। मेरा दिल टूट सा गया। सर्दी तो मुझे भी लग रही थी, पानी से तो मैं भी भीगी हुई थी, लेकिन उसे तो मेरी ज़रा भी परवाह नहीं थी। उसे बस ये था कि वो फटाफट से फ्रेश होकर आए तो मैं उसके लिए चाय और पकौड़े और बाकी चीज़ें टेबल पर सजा दूँ। मगर उसे मेरी ज़रा भी परवाह नहीं थी। क्या बिगड़ जाता उसका कि मुझसे कह देता कि तुम भी भीगी हुई हो, आ जाओ, पहले कपड़े बदल लो। लेकिन नहीं, वो तो मुझसे लापरवाह था। मैं गुस्से में किचन में आकर पकौड़े बनाने लगी कि चाय सैंडविच भी बनाकर सब कुछ टेबल पर रख दिया। जब तक मेरी सास ससुर शामिर कमरों से बाहर निकले, मैं सब कुछ सजा चुकी थी। शामिर कहने लगा, वाह ज़बरदस्त, ये कहकर खाने लगा। मुझे लगा कि शायद वो मेरी तारीफ करेगा, लेकिन उसका रवैया तो वैसा ही था। एक बार शामिर जल्दी ऑफिस से घर आ गया। मैं तैयार थी, मेरा मूड बहुत अच्छा था। मुझे लगा कि शायद वो मुझे कहीं बाहर लेकर जाएगा। हमारी नई नई शादी हुई थी। मैंने कहा, शामिर कहीं लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। वो कहने लगा, नहीं यार आज नहीं।
आज मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा हूँ। ऐसा करो तुम अपनी सहेलियों को फ़ोन कर लो, उनके साथ कहीं चली जाओ। मैंने कहा नहीं मुझे आपके साथ जाना है। वो कहने लगा देखो सोनिया, मैंने अपने दोस्तों से वादा किया था, नहीं गया तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। तुम फिलहाल अपने दोस्तों के साथ चली जाओ, मैं तुम्हें 3-4 दिन के बाद ले जाऊंगा। मैंने कहा मुझे कहीं नहीं जाना। मेरा दिल बुझ सा गया था, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन उस शख्स को ज़रा भी मेरी परवाह न थी। हालांकि वो जानता था मैं रो रही हूँ। कहने लगा एक तो तुम औरतों के पास ये बड़ा हथियार मौजूद है, बात होती नहीं है कि टप टप आंसू बहाना शुरू कर देती हो। तो मैं समझा तो रहा हूँ, दोस्तों के साथ मेरी पहले से कमिटमेंट थी, तो मैं ले जाऊंगा 2-4 दिन में। ये कहकर वो चला गया। अगर मेरे ससुर होते तो कभी भी मेरी सास की आंखों में आंसू देखकर अपने दोस्तों के साथ न जाते। इतनी मोहब्बत करते थे वो मेरी सास से। काश मेरी शादी भी बड़ी उम्र के शख्स से हो जाती, जिसके पास बीवी के साथ वक्त गुजारने की फुर्सत तो होती। आहिस्ता आहिस्ता मेरे ससुर मेरा आइडियल बनने लगे थे, क्योंकि वो वैसी ही मोहब्बत करते थे जैसी मोहब्बत मैं अपने शौहर से चाहती थी। हालांकि कुछ दिन बाद शामिर मुझे बाहर ले गया था, लेकिन फिर भी अनरोमांटिक सा सफ़र था। गाड़ी चलाते हुए वो अपने दोस्तों की बातें कर रहा था, मुझे खाना खिलाया, वापसी पर अपनी यूनिवर्सिटी के किस्से सुनाता रहा या अपने ऑफिस के बारे में बातचीत करता रहा। एक बार भी उसने मेरी तरफ नहीं देखा, एक बार भी उसने मेरी तारीफ नहीं की, ये नहीं कहा कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मैं अब बुझी बुझी सी रहने लगी थी। मेरे ससुर का ये हाल था कि मेरा भी वो लिहाज नहीं करते थे। मेरे सामने ही मेरी सास के करीब होने लगते, पुराने दिनों की बातें दोहराने लगते, जो शायद उनकी बहुत रोमांटिक गुजरी थी। कहने लगे तुम्हारा हुस्न तो कभी कम होने का नाम ही नहीं लेता सुमैया। जब तक तुम्हारा हुस्न जोबन पर रहेगा, मेरी गुस्ताखियां तो यूं ही जारी रहेंगी, चाहे मैं दादा ही क्यों ना बन जाऊं। सास ससुर के अलावा घर में कोई न था, इसलिए मुझे उनके साथ बैठना उठना पड़ता था। और जैसी जैसी बातें मेरे ससुर मेरी सास से कहते थे, मेरे दिल में बेख्तियारियां बढ़ने लगती थीं। ऐसी ही बातें मेरे भी कान सुनना चाहते थे कि कोई मुझसे भी मोहब्बत का इजहार करता, ऐसा ही प्यार करता जैसा मेरा ससुर मेरी सास से करता है। मैंने सोचा कि शायद मैं शामिर से कतराना शुरू कर दूं, तो शायद उसे मेरी कदर हो जाएगी। मैं उसके पीछे पीछे रहती हूँ, इसलिए उसे मेरी कदर नहीं है। एक बार शामिर मुझसे कहने लगा, जाओ चलो जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, मैं तुम्हें कहीं घुमा कर लाता हूँ। काफ़ी दिनों से तुम कहीं पर नहीं गई हो। मैंने कहा नहीं, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी, मुझे आपके साथ नहीं जाना। मुझे लगा शामिर पूछेगा क्यों नहीं जाना, वजह बताओ, तो मैं उसे नखरे दिखाऊंगी। उसे कहूंगी कि वो मेरे साथ इतनी बेमुरवत तरीके से रहता है, इसलिए मैं उससे नाराज़ हूँ। वो शायद मुझे मनाएगा, मगर उसने कहा चलो ठीक है, तुम खुद चली जाना। उसने तो बात ही ख़त्म कर दी। मैं बुझे हुए दिल के साथ कमरे से बाहर निकली थी। मेरी सास ससुर का कमरा खुला हुआ था। ससुर मेरी सास के बालों में कलियों के गजरे लगा रहे थे, कानों में सरगोशियां कर रहे थे, जिस पर मेरी सास मुस्कुरा रही थी। बार बार मेरे ससुर की छेड़छाड़ पर उनके हाथ पीछे कर रही थी। क्या आप कभी नहीं सुधरेंगे? अपनी उम्र देखें और अपने काम देखें। और वो उन्हें कहने लगे, दिल जवान होना चाहिए, उम्र का कुछ नहीं होता। एक बार मेरी सास मेरे ससुर से कहने लगी कि वो अपनी बहन से मिलने जाना चाहती हैं। 2 साल हो गए हैं, लेकिन वो इस बार भी उनके घर नहीं गईं। मगर ससुर कहने लगे कि तुम वहाँ चली गई तो मेरा क्या होगा? मैं तो तुम्हारे बिना देवदास बन जाऊंगा। मैं तुम्हारी 2 घंटे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सुनकर मेरे दिल में ख्वाहिश होती थी कि काश मेरी शादी किसी ऐसे ही शख्स से हो जाती जैसे कि मेरे ससुर हैं। मैं तो खुद को बड़ा खुशनसीब समझती। एक मेरा शौहर है, उसे मेरी कोई परवाह ही नहीं है। कहता है जाओ अपनी दोस्तों के साथ घूमा फिरा करो, अपनी लाइफ एंजॉय करो। खुद भी अपने दोस्तों के साथ रहना पसंद करता है। और एक मेरा ससुर है, जिसे मेरी सास के बगैर 2 घंटे रहना पसंद नहीं है। मैं अपने ससुर से इस कदर मुतासिर हो चुकी थी कि अंदर ही अंदर कहीं मुझे ये ख्वाहिश होने लगी कि वो मेरी सास को छोड़कर मेरी तारीफ करें। जैसी मोहब्बत का इजहार मेरी सास से करते हैं, वैसे ही लफ्ज़ मेरे भी कान सुना करें। मैंने अपने ससुर के आगे पीछे फिरना शुरू कर दिया, उनका हर काम मैं करने लगी। हालांकि पहले ये सब काम मेरी सास करती थी,
जैसे ही वो लाउंज में आकर बैठे, मैंने फटाफट से चाय बनाई और अपने ससुर के सामने रख दी। मुझे चाय के कप के साथ देखकर वो कुछ हैरान हुए। कहने लगे, सुमैया किधर है? मैंने कहा, अब अम्मा को छुट्टी भी दे दें। कब से वो आपकी खिदमत कर रही हैं, अब आप मुझे अपनी खिदमत का मौका दें। ये सुनकर वो मुस्कुराने लगे। कहने लगे, हाँ ये तो ठीक कह रही हो, लेकिन क्या है ना कि मुझे उसके हाथ की चाय की आदत पड़ गई है। मैंने कहा, मैं भी बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ, आप पीकर तो देखें। उन्होंने चाय का एक घूंट लिया और कहने लगे, वाह, तुम्हारे हाथ में भी तुम्हारी सास जैसा जादू है। बहुत अच्छी चाय बनाई है तुमने। अगर ये चाय तुम्हारे सास के हाथों से बनी होती तो मैं उसके हाथों को जरूर चूम लेता। ये कहकर वो चाय का कप होठों पर लगाने लगे और मैं अपने हाथों को देखने लगी, जिन्हें आज तक मेरे शौहर ने पकड़कर अपने होठों पर नहीं लगाया था। कभी मेरी तारीफ भी नहीं की थी। मेरी सास जब कमरे से बाहर आई और ससुर को चाय पीते देखा तो कहने लगी, शुक्र है आज आपने अपनी बहू के हाथ की चाय पी ली, वरना मैं यही सोच रही थी कि बाहर जाऊंगी, आपको चाय बनाकर दूंगी। उनके चेहरे से लग रहा था जैसे वो बहुत ज्यादा थकी थकी सी हैं। ससुर कहने लगे, अब ये मत समझना कि तुम्हारी छुट्टी हो गई है, आज तो बहू बनाकर ले आई है। मैंने चाय पी ली, लेकिन कल से चाय तुम ही बनाकर दोगी। अरे जो मज़ा तुम्हारे हाथ में है वो किसी और के हाथ में कहाँ। अब जब भी मेरे ससुर घर आते, मैं भागी दौड़ी उनके पास चली जाती, उनके हाथ से सामान पकड़ लेती, क्योंकि घर का राशन वही लेकर आते थे। मैं उनके हाथ से शॉपर पकड़ती, फटाफट शरबत का गिलास बनाकर उन्हें पेश कर देती। जब वो मेरे हाथ से गिलास लेकर पी लेते, लेकिन फौरन से सुमैया सुमैया कहने लगते। फौरन से मेरी सास को बुलाते, कहते, तुमने क्या बच्ची के सर पर अभी से जिम्मेदारी डाल दी? अरे भाई, कितनी बार कहा है, जब मैं बाहर से आता हूँ तो सबसे पहले अपना चेहरा मुझे दिखाया करो। तुम हो के कमरे में बैठी रहती हो। मेरी सास को आजकल शाम होते ही हल्का हल्का बुखार हो जाता था। उम्र का तकाजा भी था। मैंने कहा, अब्बा आप क्यों अम्मा के पीछे पड़े रहते हैं? मैं हूं ना, आप अम्मा को आराम करने दें। वो कहने लगे, ठीक है करे आराम, वैसे भी ये करती क्या है, सारा घर तुमने संभाल लिया है, बस इसे मुझे ही तो संभालना होता है, उस पर भी इसके नखरे हैं। मेरी सास कहने लगी, आपको संभालना ही मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। उस पर मेरे ससुर की शोखियां उरूज पर जाने लगती। वो ऐसे ऐसे जुमले कहने लगते कि मैं शर्म से पानी पानी हो जाती, लेकिन अंदर ही अंदर ये ख्वाहिश भी जागने लगती कि कोई मुझसे भी ऐसा ही इजहार करे, ऐसी मोहब्बत करे। मेरे अंदर के जज्बात अब मेरे काबू से बाहर होने लगे थे। मैं रात भर अपने ससुर की बातों को सोचती रहती और उनसे तस्कीन हासिल करने की कोशिश करती। यही सोचती कि मेरी सास कितनी खुशनसीब औरत है, लेकिन शायद मैं नहीं हूँ। मेरी ज़िंदगी तो रूखी फीकी ही गुजर रही थी, क्योंकि शामिर बहुत ही अलग किस्म का इंसान है। उसे बीवी बस कुछ घंटे के लिए ही अच्छी लगती है, फिर तो वो यूं होता है जैसे उसका और मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो कहता है, तुम अपनी ज़िंदगी जियो, मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दो। क्या ये होती है शादी? मैं तो उस दिन रोने ही लग गई थी। अपने कमरे में बैठी रो रही थी कि जब मुझे सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। मैं हैरान थी कि ये कौन है जो हिचकियों से रो रहा है। मैं कमरे से बाहर आई तो मेरी सास फ़ोन पर किसी से बात करके सिसकियों से रो रही थी। कहने लगी, फरीदा मैं क्या करूं, मेरी आंखें तरस गई हैं तुम्हें देखने के लिए। मैं जानती हूं कि कमाल भाई का फराज से झगड़ा है, इसलिए वो तुम्हें कभी भी मेरे घर नहीं आने देंगे। हालांकि फराज बहुत अच्छे हैं, उन्हें एतराज़ नहीं है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आऊं, बस वो मेरे बगैर नहीं रह सकते। कहते हैं कि सुमैया, मुझे कोई मसला नहीं है तुम्हारी बहन के घर जाने से, लेकिन तुम्हारा बहनोई मुझे बर्दाश्त नहीं करेगा और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। 4 घंटे के लिए जाओगी तो मैं यहाँ पर सूली पर लटक जाऊंगा। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? मेरा दिल तड़प रहा है तुम्हारा चेहरा देखने को। जब से मुझे पता चला है कि तुम बीमार हो, तुम नहीं जानती मैं कितनी परेशान हूँ। तुम्हारे लिए वो अपनी बहन से बात कर करके फूट फूट कर रो रही थी। मुझे देखकर उन्होंने फ़ोन से बात टाल कर फ़ोन रख दिया। मैं उनके पास जाकर बैठ गई। मैंने कहा कि अब्बा कहाँ हैं? कहने लगी, अपने कमरे में होंगे। मैंने कहा, क्या बात है, आप रो क्यों रही हैं? वो कहने लगी, बेटा तुमसे क्या छुपाना, मेरी बहन बहुत बीमार है, मेरा दिल तड़प रहा है कि मैं उसे जाकर मिल लूं।
लेकिन उसके मियाँ की तुम्हारे ससुर से किसी बात पर झगड़ा नाराजगी है, इसलिए उसका शौहर तुम्हारे ससुर को अपने घर में नहीं आने देगा। मुझसे मिलने पर तो ऐतराज नहीं होगा, लेकिन फराज को तुम जानती हो, उनका मिजाज कैसा है। मैं मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, आप बहुत खुश नसीब हैं जो आपको अब्बा जैसे शौहर मिले हैं। वो कहने लगी, खुश नसीब हूँ मैं। ये कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो कहने लगी, खुश नसीब तो तुम हो, मैं तो तुम्हें बड़ी रश्क भरी नज़रों से देखती हूँ। शुक्र है कि मेरा शामिर अपने अब्बा जैसा नहीं है। ये सुनकर मैं हैरत से अपनी सास की जानिब देखने लगी। वो कहने लगी कि देखो ना, तुम कितनी आज़ादी से अपने मायके जाती हो, दो दो दिन रहकर आती हो, अपनी बहनों से मिलकर आती हो, ड्राइविंग करके अपनी सहेलियों के साथ चली जाती हो, मार्केट जाती हो। तुम्हें आने जाने की आज़ादी है। मुझसे पूछो, जब से मेरी शादी हुई है, मोहब्बत के नाम पर बड़ी कड़ी सज़ा भुगत रही हूँ। ठीक है, औरत मोहब्बत चाहती है, लेकिन मोहब्बत एक हद तक अच्छी लगती है। हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो सांस लेना दूभर हो जाता है। तुम्हारे ससुर की मोहब्बत कुछ ऐसी ही है, दम घोंटने वाली, पाबंदियों से भरी हुई। उम्र के साथ साथ इंसान का मिजाज बदलने लगता है। औरत की शिद्दत में कमी आने लगती है। मर्द भी बदल जाते हैं, लेकिन तुम्हारे ससुर नहीं बदले। मेरा दिल चाहता है मैं भी आज़ादी से अपने मायके जाऊं, अपने बहन भाइयों से मिलूं, लेकिन फराज मुझे अपने अलावा किसी के साथ बर्दाश्त नहीं करते। मुझे जहाँ जाना है मैं फराज के साथ ही जा सकती हूँ, उनके बगैर कहीं भी नहीं। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, तुम नहीं जानती मैंने ये जिंदगी किस अजियत से गुजारी है। ये मोहब्बत नहीं होती कि आप किसी को बांध कर रख लो। कहने लगी, मैं अपनी मर्जी से कुछ खा भी नहीं सकती। फराज कहते हैं तुम ये मत खाओ क्योंकि मुझे पसंद नहीं। अपनी मर्जी से बारिश में नहा भी नहीं सकती क्योंकि वो कहते हैं कि तुम बीमार हो जाओगी। अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती। अपनी मर्जी से मैं सांस भी नहीं ले सकती। क्या ये मोहब्बत होती है? शादीशुदा जिंदगी में अपने सास की बातें सुनकर हैरान थी। जिस जिंदगी की ख्वाहिश मैं कर रही थी, वो तो बहुत अजियतनाक थी। शुक्र है कि शामिर ऐसा नहीं था। मुझे अब अपने शौहर की कदर हुई थी। वो कहता था कि हर इंसान को आज़ादी से जीने का हक है। ठीक है, हम मियाँ बीवी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे पर हर वक्त मुसल्लत रहें। शायद मैंने उसकी मोहब्बत को समझा ही नहीं था। उसकी मोहब्बत के छोटे छोटे जुमले मुझे कभी नज़र ही नहीं आए थे। मैं तो शायद अपने ससुर की ऊपरी मोहब्बत सुनकर वैसी ही मोहब्बत चाहने लगी थी। लेकिन अब मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि मेरे खुदा ने मेरे साथ अच्छा मामला ही रखा है। वैसे आपको किस तरह की मोहब्बत पसंद है? अपनी राय ज़रूर दें। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। करें। धन्यवाद। मैं सिर्फ 18 साल की थी जब मेरी शादी मेरे पति हिमेश के साथ हुई थी। हिमेश की शक्ल ज़्यादा अच्छी तो नहीं थी, लेकिन वो भी मेरी तरह जवान था। उसके घर में उसका एक बड़ा भाई और उसकी पत्नी रहते थे। उन लोगों की शादी को 5 साल हो गए थे और मेरा जेठ, जिसका नाम महेश था, वो मेरे पति से 5 साल बड़ा था। उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन मैं खूबसूरती में उससे भी आगे थी। मेरी सुहागरात थी तो मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी जब मेरी जेठानी मेरे पास आई। मैंने अपनी जेठानी को नज़र भर के देखा। वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसने साड़ी को बहुत ही नीचे बांध रखा था और कमर मटका मटका कर चल रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे उसको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व है, और आकर मेरे पास बैठ गई। उसके हाथ में दूध का गिलास था। मुझे कहने लगी कि तुम दुनिया की सबसे ज़्यादा भाग्यशाली लड़की हो। मैंने कहा कि ऐसा क्यों? ऐसा भी क्या है? तो कहने लगी कि इस खानदान में मर्द अपनी औरतों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तू भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश रहेगी। इस बात पर मैं हंस पड़ी। तो उसने कहा कि हाँ, मैं मजाक नहीं कर रही। इस खानदान के मर्दों को औरतों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, बड़े चाव से रखते हैं औरतों को। लेकिन हाँ, तुझे भी सब कुछ सोच समझ के करना होगा। देवर जी की कोई बात न टालना। अगर तू उनको खुश रखेगी तो वो भी तुझे खुश रखेगा। बस मैं तुझे ये बता रही हूँ कि देवर जी की दुखती रग वही है जो हर मर्द की होती है, और वही है जो मेरे मर्द की भी है।
मैंने कहा कि इसलिए तुम हमेशा इतनी तैयार होकर रहती हो। तो कहने लगी, और क्या, अगर औरत तैयार होना छोड़ दे तो उसके मर्द को एक पल नहीं लगता दूसरी औरत के पीछे जाने के लिए। मैंने तुझे कहा ना, इन मर्दों को बांध के रखना बहुत जरूरी है। और बांध के रखने के लिए औरत के पास होता ही क्या है सिवाय उसकी खूबसूरती और सुंदरता के। बस तू मेरी ये बात अपने पल्लू से बांध लेना। मैंने सोचा कि पहली रात ही तुझे ये बात बता दूं, क्योंकि आज से ही ये सब कुछ शुरू होने वाला है। आज अगर तू जीत गई तो हमेशा जीत तेरी ही होगी। लेकिन ये बात भी सच है कि औरत की जीत मर्द के सामने हार जाने में होती है। इसलिए आज तुमने ऐसे हारना है कि तुम जीत जाओ। मेरी जेठानी से मुझे इस तरह की बातों की उम्मीद नहीं थी। वो तो बहुत खुलकर बातें कर रही थी, पर जो भी कह रही थी सही कह रही थी। जाहिर है उसका तजुर्बा मुझसे ज्यादा था। मेरी जेठानी को अभी तक कोई संतान नहीं हुई थी, इसलिए वो अपने पति के लिए ही तैयार होती और उसकी हर बात मानती थी। लेकिन मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। मैं तो चाहती थी कि जल्दी जल्दी एक नन्ना मुन्ना सा बालक मेरी गोद में आ जाए, पर मैंने ये बात किसी को बताई नहीं थी। मेरी जिठानी ने मुझसे कहा कि ये ले दूध का गिलास, अपने मर्द को पिला देना, और हंसती हंसती वहां से चली गई। अभी तो वो बहुत हंस रही थी, पर मैं अभी ये भी सोच रही थी कि इसी औरत के साथ मुझे इस घर में रहना है और मिल बांट के सारे काम करने हैं। पर फिर सोचा कि सास से तो अच्छी ही है। मेरा शौहर कमरे में आया तो कुछ डरा डरा सा लग रहा था, घबराया हुआ था। साफ पता चल रहा था कि इसको जिंदगी में किसी लड़की ने घास नहीं डाली होगी। इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, बस मैं ही थी। चलो ये भी अच्छी बात थी। हम लोग बहुत खुश थे। सुबह हुई तो मैं नहा धोकर बाहर आई। मेरी जेठानी ने कहा कि बहुत सुंदर लग रही हो, बिल्कुल किसी फूल की तरह खिल गई हो। आओ मैं तुम्हें इस घर की रसोई दिखा देती हूँ। आखिर तुम्हारा ज्यादातर समय यहीं गुजरने वाला है। वो हंसने लगी और मैं सोचने लगी कि ये औरत बड़ी चालाक है। जब मैं रसोई की तरफ जा रही थी, मेरे जेठ जी बाहर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। ऐसा लगा कि अखबार की ओर से मुझे ही देख रहे हों, और एक ही पल में सर से लेकर पांव तक मुझे देखकर ये सोच रहे हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ। शादी के कुछ दिन बाद तक तो दुल्हन खूबसूरत ही लगती है। नई नई साड़ियाँ पहनती है, सूट पहनती है, मांग में सिंदूर होता है, हाथों में चूड़ियाँ होती हैं, कंगन होते हैं। उसके बाद में उसका रूप का मोह होने लगता है। मुझे बार बार ऐसा लगता था कि जैसे मेरा जेठ मुझे ही देखता रहता है। हर वक्त उसकी नज़र मुझ पर होती थी। मेरी जेठानी ने कहा कि ये लो आटा, और आटा गूंथ लो। मैं परात जमीन पर रखकर बैठ गई और आटा गूंदने लगी। अचानक मैंने देखा कि मेरा जेठ बिल्कुल मेरे सामने बैठा था और मुझे ऐसे देख रहा था जैसे टीवी पर कोई चैनल चल रहा हो जिस पर उसकी मन पसंदीदा फिल्म चल रही है। बस हाथ में पॉपकॉर्न पकड़ने की देरी थी। मैंने अपना पल्लू ठीक किया और ये सब मेरी जेठानी ने देखा तो उसने मुझे कहा कि तुम अंदर जाकर भाजी बना लो, मैं खुद ही आटे को गूंद लूंगी। वो ज़रा गुस्से से बोली थी। मैं उठकर किचन में चली गई। मैंने कहा कि ठीक है, और जैसे ही वो आटा गूंदने के लिए बैठी, उसका पति सामने से उठकर चला गया, जैसे कि उसकी मनपसंद का चैनल किसी ने बदल दिया हो। अगर मैंने ये सब कुछ नोट कर लिया तो फिर उसकी पत्नी ने भी किया होगा। यही वजह थी कि रात को उनके कमरे से लड़ाई झगड़े की आवाज़ आ रही थी। मैंने अपने पति से कहा कि ये लोग तो बहुत ज़्यादा लड़ते झगड़ते हैं। उसने कहा कि हाँ भाभी ज़रा तेज मिजाज की हैं, इसीलिए झगड़ा होता रहता है। भैया उसके साथ खुश नहीं हैं, लेकिन फिर भी निभा रहे हैं, क्योंकि भाभी के घर वाले बहुत अमीर हैं। उन्होंने हमारी बड़ी मदद की है। मेरी नौकरी भी उनकी वजह से ही लगी है। हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज था, उन्होंने ही उतारा था। ये जो घर में तुम्हें सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये भी उन्हीं की हैं। और मेरी नौकरी तो अभी लगी है। अभी तक मैं भाभी से पैसे लेता था। वो बहुत ख्याल रखती हैं। मैंने कहा, और आपके भाई, वो कैसे हैं? उसने कहा कि भैया अच्छे हैं, बस थोड़े से सुस्त हैं। वही बात है, जिसकी बीवी अमीर हो और उसके घर वाले मदद करते हों, तो फिर आदमी सुस्त हो जाता है। बस घर में पड़े रहते हैं, कभी काम पर चले गए, कभी नहीं गए। लेकिन मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है।
देख लेना, कुछ ही दिनों में मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। तुम बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। मैंने कहा कि घर तो आपका अच्छा है, मुझे गाड़ी चाहिए। उसने कहा कि गाड़ी तो बहुत महंगी होगी और फिर उसका खर्चा भी होगा। मैंने कहा कि मुझे तो गाड़ी ही चाहिए। उसने कहा कि हाँ हाँ ठीक है, हम अपनी पत्नी के लिए एक गाड़ी लेंगे जिसमें बैठकर खूब सैर सपाटा किया करेंगे, खूब मस्ती करेंगे। मेरे पति ने मुझसे वादा कर लिया कि वो मेरे लिए गाड़ी ज़रूर लेगा और मैं भी बहुत खुश हो गई थी। मेरा पति जब घर से बाहर चला जाता था तो घर में मैं, मेरी जेठानी और जेठ जी होते थे। जैसे मेरे पति ने बताया, वो कभी काम पर जाते, कभी नहीं जाते, पूरा दिन घर में पड़े रहते थे, इधर उधर फिरते रहते थे और आते जाते मुझे ही देखते रहते थे। एक दिन तो मुझे गुस्सा ही आ गया और मैंने उनको सीधी सीधी बातें कह दी, क्योंकि मैं भी कोई आम लड़की नहीं थी। मेरे मुंह में जो आता था मैं बोल देती थी। मैंने कहा कि जेठ जी, आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। तो तुरंत लपक के मेरे पास आ गए और कहने लगे कि एक क्यों, दो बातें करो। हम तो इंतज़ार कर रहे थे कि तुम हमारी तरफ कब देखती हो, पर तुम्हें तो अपने पति से फुर्सत ही नहीं है। हम लोग घर के आंगन में खड़े थे जब ये बात कर रहे थे। मेरी जिठानी शायद छत पर कपड़े सुखा रही थी और ऊपर से ये सब कुछ देख रही थी। वो सुन तो नहीं पा रही थी कि हम क्या बोल रहे हैं, पर देख ज़रूर रही थी। मैंने कहा कि आप छुप छुप कर मुझे क्यों देखते रहते हैं? तो कहने लगे कि अरे हम तुम्हें कब देखते हैं। मैंने कहा कि आप देखते हैं, मैंने खुद देखा है। ये तो बहुत अजीब बात है। आपको मुझसे कोई बात करनी है तो सीधा सीधा बोल दीजिए, इस तरह देखने का क्या मतलब है? इस बात पर वो हंसने लगे और फिर कहने लगे कि जब कोई अच्छी चीज हो तो उसे हर कोई देखता है ना? तुम हमें अच्छी लगती हो। जब हमारी पत्नी की शादी हुई थी और वो हमारे घर में थी तो वो भी शुरू शुरू में बहुत खूबसूरत लगती थी। मुझे पता था कि मेरा जेठ मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी अभी भी तैयार होकर ही रहती थी। फिर वो ऐसे कैसे कह सकता था कि अब उसमें वो बात नहीं है। मैंने कहा कि आप अपनी नज़रों को ज़रा संभाल के रखें और मुझे भी कम देखा करें। आपकी अपनी पत्नी बड़ी खूबसूरत है, उस पर ध्यान दिया करें। इतना कहकर मैं वहाँ से चली गई और मेरी जेठानी छत से नीचे आ गई। थोड़ी देर वो अपने पति से कोई बात करने लगी और उसके बाद सीधी रसोई में गई और मुझसे कहने लगी कि मेरे पति से तुम क्या बात कर रही थी? मैंने कहा कि बस ऐसी ही कोई बात कर रही थी, और अगर बात कर भी ली तो क्या हो गया? तुम्हारा पति है तो मेरा भी जेठ लगता है। एक घर में रहते हैं, बात नहीं कर सकते क्या? उसने कहा कि मुझे पागल बनाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सब पता है। एक घर में रहते हैं तो मजबूरी में रहते हैं। इस घर को बनाने वाली मैं हूँ। मेरे माता पिता की पाई पाई लगी है इस घर पर, वरना इन दोनों भाइयों के पास था ही क्या? मैंने कहा कि हाँ, ये बात तो मुझे मेरे पति ने बताई है। उसने कहा कि बस तुम मेरे पति से दूर रहो और ये ना समझना कि मैं तुम्हें ये बात तुम्हारी नफरत में कह रही हूँ। तुम्हारे फायदे की बात है। मेरे पति से दूर रहना ही तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। शायद वो मेरे फायदे की ही बात कह रही थी, लेकिन मुझे तो गुस्सा आ गया, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस घर में मेरे मुकाबले में तो यही थी। इसका पल्ला भारी था। ये घर इसके माँ बाप ने बनाया था और ये बड़ी भी थी, तो मुझे इसका हुक्म मानना पड़ता था। ये मुझ पर बार बार हुक्म भी चलाती थी। आसान काम खुद कर लेती थी और मुश्किल काम मेरे लिए छोड़ देती थी। मुझे नहीं लगता था कि मेरा इसके साथ इस घर में गुजारा होने वाला था। मैंने सोच लिया था कि या तो ये इस घर से जाएगी या फिर मैं अपने पति को लेकर अलग हो जाऊंगी। लेकिन मेरा पति कहता था कि साथ रहने में ही फायदा है, अलग हो जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। उसके दिमाग में ये बात पता नहीं किसने डाली थी, पर मुझे कुछ न कुछ तो करना ही था, क्योंकि इस तरह से तो नहीं होने वाला था। जब मेरा पति काम पर चला जाता तो घर में मेरा जेठ ही होता था। एक दिन मेरी जेठानी मुझसे कहने लगी कि मैं अपने घर जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। मैंने कहा मैं क्यों आपके साथ चलूं? आपके घर वालों से मेरा क्या रिश्ता है? मुझे नहीं जाना। वैसे भी जब से शादी हुई है मैं तैयार हो होकर थक गई हूँ।
आज मैं आराम से नहाऊंगी और बिना मेकअप के अपने घर में आराम करूंगी। मुझे पता था कि मेरी जेठानी मुझे अपने मायके लेकर क्यों जाना चाहती थी, क्योंकि घर में उसका पति और मैं अकेले होते हैं। जब मैंने उसके साथ जाने से मना कर दिया, तो उसने जाकर अपने पति से कहा कि सुनो जी, तुम ही मेरे साथ चलो, घर में क्या करोगे? वो लोग तुम्हारे भी संबंधी हैं, कभी उनसे भी व्यवहार रख लिया करो, कभी मिल लिया करो। उसने कहा कि मेरा कहीं जाने का दिल नहीं कर रहा, आज मेरी छुट्टी है। उसने कहा कि वो छुट्टी तो उन लोगों की होती है जो काम धंधे पर जाते हैं, आपकी तो रोज ही छुट्टी होती है। उसने कहा कि हाँ, बस रोज छुट्टी होती है ना मेरी, तो मुझे आराम करने दे। तू मेरे आराम से क्यों जलती है? जा अपने माँ बाप के घर जा। मैं बड़ी हैरान होती थी कि ये लोग तो ऐसे लड़ते हैं जैसे एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन दुनिया वालों के सामने ऐसे बने हुए थे कि जैसे एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। मेरी शादी पर एक दूसरे से ऐसे बातें कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि दुनिया की सारी मोहब्बत बस इन्हीं को है। और मैं भी बड़ी हैरान हुई थी। मैंने कहा था कि काश मेरा पति भी मुझसे ऐसे ही प्यार करे, जैसे मेरा जेठ और मेरी जेठानी से करता है। लेकिन मेरे पति को काम से फुर्सत ही कहाँ थी। सुबह जाता था तो रात के अंधेरे में घर आता था। रात को कहता था कि मैं बहुत थक गया हूँ और सो जाता था। जब मैंने कहा कि अभी हमारी शादी हुई है, तो मुझे हनीमून पर ले जाओ, तो उसने सीधा कह दिया कि हनीमून पर जाकर क्या करना है? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, पैसे भी लगेंगे और फ़ायदा क्या है? मैंने कहा कि हनीमून पर लोग फ़ायदे के लिए नहीं जाते, हनीमून तो ज़रूरी होता है, और हमारे घर में कौन से सास-ससुर हैं जो हमें रोकेंगे? हमें तो आज़ादी है, हम तो जा सकते हैं। सोचा तो यही था कि इस घर में मुझे किसी बात की परवाह नहीं होगी, क्योंकि ना मेरी सास है, ना ससुर जी हैं। लेकिन मेरे पति और मेरी जेठानी ने ये कसर पूरी कर दी थी, क्योंकि मेरा पति मुझे कहीं लेकर नहीं जाता था। वो कहता था कि मेरे पास इतना वक़्त ही नहीं है, और वक़्त होता तो कहता कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। इधर मेरी जेठानी भी मुझ पर हुक्म चलाती थी। मैं अपने पति की मोहब्बत के लिए तरस कर रह गई थी। कितनी अजीब बात थी, कोई दूर से देखे तो यही सोचे कि उनकी तो अभी शादी हुई है, इनको तो एक दूसरे से फुर्सत ही नहीं होगी, और यहाँ पर ये हालत थी कि मेरा पति इस मामले में लापरवाह था। मेरी माँ कहा करती थी कि मर्द दो तरह के होते हैं, एक वो मर्द जिनको अपनी पत्नी से फुर्सत नहीं मिलती और वो हमेशा अपने बारे में सोचते रहते हैं, उसके करीब आने के लिए मरते हैं, और एक ऐसे मर्द होते हैं जो सब कुछ बहुत नाप-तोल के करते हैं। उनको अपने काम से ज़्यादा प्रेम होता है और वो काम करना चाहते हैं। पत्नी को भी रखते हैं, लेकिन उसे अपने सर पर सवार नहीं करते। मुझे लगता था कि मेरा पति दूसरा वाला था, लेकिन ऐसा पति के साथ मेरी ज़िंदगी अच्छी कैसे गुज़रती? मैं तो अभी जवान थी, मुझे तो मेरे पति का साथ चाहिए था। लेकिन उसने कहा कि ये वक़्त हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमने अभी मेहनत नहीं की, तो हम बाद में पछताएँगे, और पति का प्रेम ये नहीं होता कि वो बस अपनी पत्नी के पास बैठे, उसे प्यार करता रहे। अच्छा पति वो है जो उसकी सारी ज़रूरतों का ख़्याल करे, और उसके लिए पैसे की ज़रूरत है, तो अभी पैसा कमाना ही ज़रूरी है। पर धीरे-धीरे मेरे जज़्बात बदलने लगे, और फिर मेरे पास एक ऑप्शन भी था कि मेरा जेठ ऐसा इंसान था कि अगर मैं उसे एक इशारा करती, तो वो मेरे कदमों में बैठ जाता। कुछ दिन बाद फिर ऐसा ही हुआ कि मैं घर में अकेली थी, और मेरा जेठ भी। उसने ही मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहने लगा कि पानी पिला दो। मैं पानी का गिलास लेकर गई। जब मैंने गिलास उसे पकड़ाया, तो उसने मेरी बाजू ही पकड़ ली। करना तो मुझे ये चाहिए था कि मैं उसके मुँह पर थप्पड़ दे मारती और कहती कि ये क्या हरकत है? तुमने मेरी बाजू क्यों पकड़ी है? लेकिन मैंने भी अपने आप को उसके हवाले कर दिया। शाम हुई तो मेरी जेठानी आई। वो कभी भी अपने मायके जाती तो रात को नहीं रुकती थी, इसलिए शाम में उसने आना ही था। कहने लगी कि पूरा दिन क्या करती रही हो तुम? मैंने कहा कि खाना बना दिया था और उसके बाद मैं सो गई थी। कहने लगी कि मेरा पति क्या कर रहा था? मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, मैं तो अपने कमरे में आकर सो गई थी। वो मुझसे पूरी रिपोर्ट मांग रही थी। जाहिर है उसे भी अपने पति के बारे में पता था, लेकिन मैं मन ही मन हंस रही थी कि अब तुम रिपोर्ट मांगो या रिपोर्ट कार्ड, जो होना था वो हो गया है। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता था
जब वो दोनों पति पत्नी आपस में झगड़ा नहीं करते थे। उनके झगड़े की वजह से हम लोग आधी आधी रात तक जागते रहते थे, क्योंकि इतने शोर में नींद नहीं आती थी। माना कि जिंदगी गुजारने के लिए पैसों की जरूरत होती है, लेकिन जब आप किसी जवान लड़की से शादी करो तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी भी कोई जरूरत है, और फिर शादी करता ही क्यों है आदमी। मेरे पति को ये सब कुछ नहीं पता था। अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मैंने इस रिश्ते का चोर दरवाजा तलाश कर लिया था और मैं वहां चली भी गई थी। एक दिन मेरे पति का मूड बहुत अच्छा था। कहने लगा कि मेरे पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और मेरा पहला प्रोजेक्ट वो खत्म हो गया है, और अब मेरे पास वक्त ही वक्त है। अब मैं तुम्हें सारा टाइम दूंगा और हम दोनों अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से गुजारने की कोशिश करेंगे। वो बोल रहा था और मुझे उसकी आवाज ही नहीं आ रही थी। मैं तो जेठ जी के सपनों में खोई हुई थी। उसने कहा, क्या बात है, तुम मेरी बात ध्यान से नहीं सुन रही? तो मैंने कहा कि मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। उसने कहा, क्या यार, आज तुम सोने की बात करती हो, अब मुझे कोई काम नहीं है। मैंने कहा, हाँ, लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही है। आपकी जेठानी को अपने पति से झगड़ा करने के अलावा और कोई काम नहीं है। सारे घर का काम मुझे करना पड़ता है। मेरे पति ने कहा, काम को क्यों याद कर रही हो, तुम तो जवान हो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बनाकर लाता हूँ। थोड़ी देर आराम कर लो, तुम बिल्कुल फ्रेश हो जाओगी। फिर उसके बाद जो मैं कहूँ वो बोल रहा था। मैंने कहा, नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी, मुझे इतनी अच्छी नींद आ रही है, मेरी नींद उड़ जाएगी चाय पीने से, मुझे सोने दो। मैं तो अपने पति से बदतमीजी करने लगी और सो गई। उसको भी समझ आ गई थी कि शायद मैं नाराज हूँ, लेकिन ये नाराजगी नहीं थी। अब मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। एक दिन मैं सुबह उठी तो मेरा पति और मेरी जेठानी नाश्ते के टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। मेरी जेठानी ने मेरे पति के लिए नाश्ता बनाया था। वो मुझे देखकर किचन में चली गई। तो मेरे पति ने कहा, मेरे लिए नाश्ता बनाने का काम तुम्हारा है, भाभी जी का नहीं। मैंने कहा, उसने बना दिया तो क्या हुआ, मैं भी तो इतने सारे घर के काम करती हूँ। मेरे पति ने कहा, घर तुम्हारा ही है, लेकिन आजकल तुम्हें नींद बहुत ज्यादा आती है। अब मेरा पति मेरे पीछे पीछे फिरता था, लेकिन अब मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं थी, और शायद उसे ये बात जल्दी समझ आ गई थी। एक रात मैं सो रही थी, जब मैंने करवट बदली तो मेरी आंख खुल गई और मैं ये देखकर हैरान रह गई कि मेरा पति मुझे देख रहा था। मैं तो डर ही गई थी। मैंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? कहने लगा कि कुछ नहीं, बस ये बताना चाहता था कि मैं जो इतने दिन से तुमसे दूर था, तुम्हारे लिए ही था, क्योंकि मुझे पता है कि पैसे के बिना जिंदगी नहीं गुजरती। मैंने कहा, ये तो ठीक ठाक बात है, चलो सो जाओ, कल बात करेंगे। मैं मुंह दूसरी तरफ करके सो गई, और इस बात पर वो सोचने लगी कि ये मुझे इतना गौर से क्यों देख रहा था। कुछ दिन से मेरे पति को मुझ पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था, मेरे पीछे पीछे फिर रहा था, लेकिन फिर मुझे पता था कि इसका यही काम है। इसको मेरे से ज्यादा, इस रिश्ते से ज्यादा पैसे कमाने की पड़ी है, तो बस फिर यहाँ ही लगा रहे। पर एक दिन मैं ये देखकर हैरान रह गई कि मेरा पति जब घर आया तो मेरी जेठानी उसके साथ थी। वो सुबह से घर पर नहीं थी। मुझे लगा कि अपने मायके होगी, लेकिन वापस उसके साथ आई तो मैंने कहा था, मेरे पति के साथ कहाँ गई थी? कहने लगी, मैं तो उसके साथ कहीं भी नहीं गई थी, मुझे वापस आना था और ये उधर से गुजर रहा था, तो मैंने कहा कि मुझे अपने साथ लेता जा। मैंने कहा, अच्छा। वो कहने लगी कि अगर मैं तुम्हारे पति के साथ आ गई तो तुम्हें ये बात बुरी लगी क्या? मैंने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो यूं ही पूछा था। उसने कहा, हाँ, ऐसी बात को कभी दिल पर लेना भी नहीं, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो तुम्हारा पति सिर्फ 17 साल का था। मैंने उसके साथ बहुत समय गुजारा है, बहुत उसके कपड़े इस्त्री किए हैं, खाना बनाकर दिया है, उसे कॉलेज भेजा है। मेरे लिए वो मेरे छोटे भाई जैसा है, जैसे मेरा पति तुम्हारे बड़े भाई जैसा है। मेरी जेठानी ने ये बात क्या कही? मैं खड़े होकर पानी पी रही थी, पानी मेरे गले में ही फंसकर रह गया। उसने कहा, अरे क्या हो गया, ठीक तो हो तुम? मैंने कहा, कुछ नहीं। जब उसने कहा कि मेरा पति तुम्हारे बड़े भाई जैसा है, तो इस बात पर मैं चौंक गई थी, क्योंकि उसके पति के साथ मेरे संबंध बहुत आगे निकल चुके थे। वो मुझे ऐसे देख रही थी कि जैसे उसके दिल में कोई बात है, पर वो मुझे पता था
कि हम दोनों के बारे में उसे कभी पता नहीं चल सकता था। हम इस बारे में बहुत सतर्क रहते थे और उसके पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ते थे। वैसे भी जो इंसान इस तरह का काम करता है, वो इस बारे में बहुत सोच समझ के ही सब कुछ करता है। मेरी जेठानी को शक तो हो सकता था, लेकिन उसे कोई सबूत नहीं मिल सकता था और मुझे नहीं लगता था कि उसे शक हुआ था। वैसे ही कह रही थी, एक रात मेरा पति घर नहीं आया। मैं ज़्यादा परेशान तो नहीं हुई, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था जो वो घर ना आया हो। और उसी रात मेरी जेठानी भी अपने मायके रुक गई थी। इस बात पर हम बहुत खुश हुए थे, क्योंकि आज हमें खुलकर मौका मिल गया था। मेरा जेठ कहने लगा कि वो कभी अपने मायके रात को नहीं रुकती। आज क्या हो गया? फिर थोड़ी देर बाद ही उसे उसकी पत्नी का फ़ोन आया। उसने कहा कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, इसीलिए मैं रुक गई हूँ। तो इस बात पर वो हँसने लगा और कहने लगा कि आज तो मम्मी जी ने हमारी पार्टी करवा दी। हम दोनों बहुत खुश हो गए। ये दिन भी इसी तरह से गुज़र गया। मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि तू अपने पति के साथ खुश तो है? तो मैंने कहा कि हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ, सब कुछ ठीक-ठाक है। लेकिन मेरी माँ ने कहा कि कल वो तेरे पापा जी से मिले थे, तो पापा जी कह रहे थे कि वो बहुत परेशान लग रहे थे। मैंने सोचा कि तूने कहीं उनके साथ कोई झगड़ा तो नहीं किया। मैंने माँ को कहा, झगड़ा करने का वक़्त कहाँ है आपके दामाद के पास, हर टाइम तो अपने काम में लगे रहते हैं। उसने कहा कि काम में लगा रहता है तो अच्छी बात है। तूने अपने जेठ को नहीं देखा, हर टाइम घर पर पड़ा रहता है, बीवी से झगड़ा करता रहता है। जब उन्होंने मेरे जेठ के बारे में इस तरह की बातें की, तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि अम्मा क्यों उसके पीछे पड़ी हो? छोड़ दो उसको। वो कहने लगी कि अपने पति की तो बुराइयां कर रही है और जेठ के खिलाफ कोई लफ्ज़ नहीं सुन पाती। कैसी हरकतें कर रही है। मैंने कहा कि आप नहीं समझोगी, सुबह से शाम हो गई, मैंने अपने पति को नहीं देखा था, लेकिन मुझे देखने का कोई शौक भी नहीं था। फिर उसका फ़ोन आया। उसने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ रखा है। तुम घर के सबसे बड़े कमरे में चली जाओ। मुझे अपने पति से वैसे तो कोई मतलब नहीं था, लेकिन जब सरप्राइज़ का सुना तो मैं खुश हो गई कि चलो कुछ मिल तो जाएगा। घर का सबसे बड़ा कमरा सामने ही था। वाक़ई बहुत बड़ा कमरा था, इसलिए हम उसे घर का बड़ा कमरा कहते थे। जब मैं उस कमरे में गई तो अंदर दाखिल होने के 2 फुट बाद एक बड़ा-सा पर्दा लगा हुआ था और सामने मेरा जेठ खड़ा था। मैंने कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सबके सामने तो मैं उससे इसी तरह से बात करती थी। उसने कहा तुम्हारे पति ने कहा है कि कोई सरप्राइज़ है और मुझे यहाँ बुलाया है। मैंने कहा हाँ, मुझे भी यही कहा है। फिर मैंने सोचा कि उसने कार ली होगी और मेरे जेठ जी को भी कार का बहुत शौक था, इसलिए उसको भी बुलाया होगा। इस बात पर मैं हँसने लगी और मैंने अपने जेठ जी को धीरे से कहा कि गाड़ी है इस पर्दे के पीछे। उसने कहा कि अच्छा, इतने पैसे हैं तुम्हारे पति के पास? मैंने कहा हाँ, उसके पास तो पैसे हैं, लेकिन ये जो तुम्हारे पास है, वो उसके पास नहीं है। उसने कहा ऐसे नहीं करो, कहीं कोई सुन न ले। हम दोनों हंसने लगे और थोड़ी देर के बाद मुझे मेरे पति की आवाज़ पर्दे के पीछे से आई। उसने कहा कि पर्दा हटाकर इधर आ जाओ। मेरी जान, मैंने अपने जेठ से कहा कि चलो मिलकर पर्दा हटाते हैं। हमने पर्दा हटाया तो सामने जो हो रहा था, वो देखकर हम लोग हैरान हो गए। मेरे जेठ को तो गुस्सा आ गया, वो गुस्से से लाल पीला हो गया और मैं भी हैरान रह गई, क्योंकि पर्दे के पीछे एक सोफ़ा पड़ा था, आस-पास फूल लगे हुए थे और उस सोफ़े पर मेरा पति और मेरी जेठानी एक-दूसरे की बाहों में बैठे थे। उसने कहा कि ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? तो मेरा जेठ आगे बढ़ा और उसने मेरी जेठानी के मुँह पर थप्पड़ मारने की कोशिश की, कि मेरे पति ने उसका हाथ रोक लिया। उसने कहा कि तुम तो बड़े भैया के नाम पर कलंक निकले। मेरी ही पत्नी के साथ तुमने ये सब कुछ किया। मैं ये सब देखकर हैरान रह गई। जब जेठ ने कहा कि तो संभाल के रखना था अपनी पत्नी को, ये खुद आई थी मेरे पास और सारा कसूर मेरे पर डालकर बातें करता वहां से निकल गया। मेरी जेठानी ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और उसने कहा कि मैंने तुम्हें अपनी छोटी बहन समझा और तुमने मेरे साथ ये क्या किया? बुरा लगा ना तुम्हें ये सब देखकर? इसी तरह हमें भी बुरा लगा था, क्योंकि हमें भी ये सब पहले से ही पता था। उस दिन जब हम दोनों घर से बाहर गए थे, तो कमरे में कैमरा लगाकर गए थे,
ताकि देख सकें तुम लोगों को क्या करते हो, और तुम लोगों की सारी हरकतें सबूत के तौर पर हमारे पास हैं। अब हम इसे इस्तेमाल करके तलाक का मामला करेंगे और तुम लोगों से तलाक लेकर एक दूसरे से शादी करेंगे, क्योंकि तुम लोग हमारे काबिल ही नहीं हो। मैं हैरान रह गई थी। मेरे साथ तो बहुत बुरा होने वाला था। मैं अपने पति से माफ़ी मांगने लगी, पर उसने मुझे पीछे की तरफ धक्का दे दिया और कहा कि अपने घर चली जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। मेरी जेठानी ने मेरे जेठ पर तलाक का मामला कर दिया और मेरे पति ने मुझ पर। हम दोनों को तलाक भी हो गया। 6 महीने तक सभी समाज की बातें सुनी थी। फिर सोचा कि अपने जेठ से दूसरी शादी भी कर लूंगी। जब उसने कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मेरे पास कोई काम नहीं है और मैं अब अकेले जीवन गुजारना चाहता हूँ। तुम्हारे खर्चे नहीं उठा सकता। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि मुझसे तो फिर कोई भी शादी नहीं करेगा। मेरे अपने माता पिता भी मुझसे नाराज थे, बस मुझे घर में रखा हुआ था क्योंकि बाहर नहीं फेंक सकते थे। तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी वजह से मेरी इतनी अच्छी पत्नी मेरी जिंदगी से चली गई। वो मेरे सारे खर्चे भी उठाती थी। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये वो आदमी था जिसने कहा था कि मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। यूं मैंने अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। मेरे पति ने मेरी जेठानी से शादी कर ली। अब वो दोनों उस घर में रहते हैं और गाड़ियों में घूमते फिरते हैं। मेरा पति बहुत खुश है और सुना है कि उनके घर में अब संतान होने वाली है। मेरी जेठानी उससे उम्र में बड़ी है, लेकिन इतनी भी ज्यादा बड़ी नहीं है। वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से जिंदगी गुजार रहे हैं और मुझे पूरा दिन अपने घर वालों की बातें सुननी पड़ती हैं। मेरे खानदान वाले भी अलग अलग बातें करते हैं। वो कहते हैं कि मैं बहुत बुरी लड़की हूँ क्योंकि मैंने अपने ही जेठ के साथ चक्कर चलाया। मेरे जेठ को कोई बुरा नहीं कहता क्योंकि समाज में गलती हमेशा औरत की ही होती है। अब आप लोग बताएं कि मैं क्या करूं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।